Quickly complete your work. अपना ही नाम लिखिएगा। Quickly 4 minutes left. You
क्विकली बेटा, लास्ट 2 मिनट्स। लास्ट मिनट। चलिए जी, फाइनल जिसके पास रह गया दे दीजिएगा। लेक्चर कॉपी निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स के लिए मैंने आपसे बात की थी कुछ रेट ऑफ रिएक्शन और उसके यूनिट पर। फिर उसके बाद हमने बात कर ली थी लॉ ऑफ मास एक्शन, और फिर उसमें हमने बात कर ली थी किससे रिलेटेड। हमने उसमें बात की थी सिर्फ एक ही चीज से रिलेटेड, और वो था रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन किसके दरमियान रिलेशन था? रेट कांस्टेंट में और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। किसी को नाम याद है कि एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या था? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। किसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट। इस पूरे चैप्टर में हमारा मतलब किसकी कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा लिंक रहेगा या हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रिएक्टेंट। हमारे लिए किसकी कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? प्रोडक्ट। लेकिन जब यही लॉ ऑफ मास एक्शन आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं तो वहां पर रिएक्टेंट भी इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्ट भी। चले जी, आज हम अपनी बात आगे स्टार्ट करते हैं रेट कांस्टेंट से, यानी केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है ये। बातें खत्म हो गए तो बता दीजिएगा, मैं पढ़ा दूँ। इससे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जा सकता। जो आदतें आप लोगों में नहीं थी वो आदतें आप लोगों ने अपने अंदर डेवलप करी, पता नहीं कहाँ से। इस बार मैं टोकूंगी नहीं, बल्कि जिसको भी बात करने का मूड हो वो क्लास से उठ के बाहर जा सकता है, मुझे कोई मसला नहीं। रेट कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं के से, और इसके साथ कोई भी स्मॉलर अल्फाबेट जरूरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ के ही रहता है। आपके पास कहीं कहीं पर ये कैपिटल भी लिखा हो तब भी हम इसे सही मानते हैं कि दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है, किससे इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन।
कभी हम आपको रिएक्टेंट भी कह सकते हैं और कभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक डुअलिटी क्रिएट करवाने के लिए प्रोडक्ट का नाम भी ले सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट है ये किससे, कॉन्सेंट्रेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज, आपके पास रिएक्शन हमेशा यहाँ रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, सेम, यानी रेट कांस्टेंट एक रिएक्शन के लिए क्या रहेगा, सेम। कब तक, जब तक वहां पर एक फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, और वो कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर। यानी रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। अक्सर बच्चे इस पॉइंट को ऐसे याद कर लेते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। नो, ये बात सही नहीं है। ये बात आपको ऐसे याद रखना है कि K वैरीज विद टेम्परेचर। यानी अगर आपसे कहा जाए कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ क्या होती है, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्स नहीं कहते हैं, आप कहते हैं ये वेरी कर जाता है। कभी टेम्परेचर कम है तो रेट ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं रेट की बात कर रही, और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेट कांस्टेंट। यानी जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू शायद इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज। आपको ये आपसे ये कहे कि बताओ यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये बात याद रखिए कि अगर वहां पर हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, या फिर मुझे वहां पर इस तरह के फॉर्मूला में प्लेस करने के लिए वैल्यू गिवन है, रेट इक्वल्स टू के, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, वैल्यू ऑफ के। हम रेट कांस्टेंट को ना एक नाम और से भी जानते हैं, विच इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। जब कभी आपसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की बात की जाए तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि वहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का मतलब ये है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 1 मोलर। अगर ऐसा हो जाए तो ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, आप यहाँ पर अगर रेट लिखें, के लिखें और कॉन्सेंट्रेशन 1:1 को प्लेस कर दें, तो क्या आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। और वो क्या फॉर्मूला बना, बहुत आसान है। जो रेट की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, रेट कांस्टेंट, और जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, रेट। ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स यूनिटी, then rate constant equals to the rate of reaction, or rate of reaction becomes equal to the rate constant। और इस सिचुएशन में आप कहते हैं कि ये के एक नॉर्मल के नहीं कहलाता है, बल्कि क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन इस रेट कांस्टेंट से रिलेटेड हम यूनिट्स ड्राइव करते हैं। अच्छा, आपकी बुक तो यूनिट पता नहीं कैसे बता रही है, लेकिन हमें यहाँ पर यूनिट्स को भी देखना है, और उन यूनिट्स के जरिए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी निकालना आना चाहिए। सही है, क्योंकि इससे सवाल बहुत बने हैं कि आपके पास यूनिट लिखी है रेट कांस्टेंट की और आपसे कहा गया प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पढ़ के जाते हो वो आपको याद आ रहा होगा कि एक टेबल बना हुआ देते हैं हम आपको, और उसमें कहते हैं कि बताओ यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे। तो हमें दोनों तरह से काम आने चाहिए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस पूरे टॉपिक का ट्रिकी पॉइंट है जिस पर हम सबकी कमांड होनी चाहिए। यूनिट के लिए मैंने पहली कंसिडरेशन ऐसे की, इट इज अ रिएक्शन इन विच ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इन इरिवर्सिबल रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इरिवर्सिबल रिएक्शन से ही निकाला जा सकता है। अगर कोई रिवर्सिबल आ गया तो वहां रेट कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि क्या निकाला जाएगा, के सी। याद आ रहा है के सी, क्या है वो के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अगर मैं यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूं तो आप कहेंगे मिस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए, और फिर आप कहेंगे रेट इज इक्वल्स टू के, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। मैं यहाँ से के निकालना चाहूं तो यानी रेट कांस्टेंट,
क्या लिखा जाएगा? रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्या किसी को लास्ट क्लास से रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट याद है? क्या होगी? यस, मोल पर डीएम क्यूब। क्यूब टेकिंग स्क्वायर। आ गई ना इमेजिनेशन में?
उसके बाद अगर जहां पर सेकंड में लिखा है, जहां पर टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, वहां क्या हो रहा होगा? सिंपल है, रेट अपॉन ए इंटू बी। तो रेट की यूनिट क्या थी? मोल पर डीएम क्यूब। और ए की यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब। बी की यूनिट क्या है? मोल पर डीएम। दोनों कंडीशन में बात बहुत आसान है, लेकिन अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और डायरेक्टली बताएं, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड अपॉन मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर। कौन कैंसिल हो रहा है? वन टाइम मोल पर डीएम। और ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? दोनों के। आप स्क्वायर के साथ लिखें या फिर आप क्या करें, अलग लिखें, दोनों बातें क्या है? सेम। इन दोनों सिचुएशंस में के यूनिट बनेगी डी एन क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कितने बच्चे ये यूनिट प्रेडिक्ट कर गए और उनको ये बात समझ आ गई? इसका यूनिट क्या बना? डी एन क्यूब मोल इनवर्स, और क्या बना? सेकेंड इनवर्स। कैसे बना मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पे सेकेंड इनवर्स था और यहाँ पे क्या बाकी बचा था? मोल पर डीएन। नजर आ रहा होगा। डीएन क्यूब अपवर्ड जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस। मोल अपवर्ड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो सेकेंड ऑर्डर की यूनिट क्या होगी आपके सामने है। और सेकेंड ऑर्डर दोनों कंडीशन पे नजर आ रहे हैं। जब ए के साथ टू लगा दें या फिर ए पर और बी पर पावर क्या हो? 1:1। ये भी सेकेंड ऑर्डर कहलाएगा और ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? सेकेंड ऑर्डर। आपसे सवाल हो, व्हाट विल बी द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? अब उसका ना मतलब दोनों कंडीशंस है कि चाहे एक ही रिएक्टेंट दो बार हो या फिर दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स, हमेशा उसका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या बनेगा? टी एम क्यूब मोल इनवर्स, और क्या बनेगा? सेकेंड इनवर्स। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए तो आप कहेंगे दैट इज द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड ऑर्डर। सही है। जिसे ये बात समझ आई वो मुझे यहाँ थर्ड ऑर्डर के लिए काम करके देगा, लेकिन मैं ये बोर्ड इरेज नहीं कर सकती जब तक कि आप इसको पिक्चर की फॉर्म में ना ले लें क्विकली, ताकि मैं आपको टारगेट दे सकूं। जल्दी कीजिएगा। हाँ बेटा। दो टारगेट लिखूंगी, देखते हैं क्लास में कौन इसे कंप्लीट कर सकेगा। एक है 3 moles ऑफ ए, इट फॉर्म्स प्रोडक्ट। और एक है ए प्लस बी प्लस सी, इट फॉर्म्स प्रोडक्ट। और इन दोनों के लिए मुझे के यूनिट चाहिए, जो आप लोग मुझे ड्राइव करके बताएंगे। और इसके लिए आपके पास 5 से 6 मिनट है। टेक योर टाइम, लेकिन करेक्ट आंसर आना चाहिए और दोनों का आंसर सेम हो। जी आप कुछ कह रहे हैं? बोले। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। ये हर बार हम रिएक्शन से रिलेट करेंगे। जरूरी नहीं है, इसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा दे दिया जाएगा तो फिर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सही है। इस वक्त हम इस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी सेकेंड ऑर्डर होगा आपके पास यूनिट हमेशा ये, जब भी फर्स्ट ऑर्डर होगा उसका यूनिट हमेशा ये, और थर्ड ऑर्डर आप लोग निकालेंगे। सही है।
अभी anyone who solved it? Anyone who solved it? कोई अगर आपके पास यूनिट निकाल सकता है तो क्या यूनिट आ रहा है? डी है 6 मोल -2 सेकेंड -1 यानी सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए यूनिट निकाला है? वो चाहे सेम रिएक्टेंट के साथ हो या फिर डिफरेंट रिएक्टेंट के साथ। क्या कोई बता सकते हैं इसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे आपसे बात नहीं की कौन सी रहती है? जीरो। जब उसकी बारी आएगी ना तो मैं आपको बता दूंगी। जीरो ऑर्डर पर जब हम आपसे बात करते हैं कि वहां पर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होना चाहिए तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम वहां तक पहुंचेंगे जब हम जीरो ऑर्डर पढ़ लें। पहले बताइए कि यहाँ तक बात समझ में आती है? हमने अभी तक क्या बात कंप्लीट की है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए और थर्ड ऑर्डर। फैक्टर्स एक एक करके पढ़ते जाएंगे और देखते हैं हमारे जहनों में कितनी बात है। फर्स्ट वन इज concentration of reactant। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें ट्रिकी एमसीक्यू मौजूद है। फर्स्ट वन फैक्टर है concentration of reactant। बात बड़ी आसान है लेकिन इसको प्रेडिक्ट करना क्या आसान है? रेट और concentration of reactant एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। ये बात हमें लॉ ऑफ मास सेक्शन बता चुका है। इसका मतलब है मैं आपसे यहाँ पर अभी एक सवाल डायरेक्टली पूछूंगी और आप मुझे इसके लिए जवाब दे सकते हैं। मैंने एक इक्वेशन लिखी 2NO प्लस ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स 2NO। रेट प्रेडिक्ट करना है आपने यानी प्रेडिक्ट रेट ऑफ रिएक्शन और वो क्या है? व्हेन concentration of oxygen double. Number 2, when concentration of NO is double. Number 3, when concentration of O2 is half. ध्यान आप लोग देंगे और मुझे जवाब भी देंगे। सारे बच्चे लिखना बंद करेंगे और मुझे इन बातों का जवाब देंगे। सही है? फर्स्ट वन क्या ख्याल है आपका? अगर मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिख लूं तो बनेगा रेट इज इक्वल्स टू के और यहाँ क्या आएगा? NO और NO के साथ पावर क्या आएगी? और यहाँ क्या आएगा? O2। पहला सवाल है ऑक्सीजन से रिलेटेड। क्या ख्याल है आपका? ऑक्सीजन और रेट के दरमियान कैसा लिंक है? कॉन्सेंट्रेशन डबल तो रेट भी क्या होगा? डबल। इसका मतलब है आपने कहा यहाँ रेट भी क्या हो जाएगा? डबल। ये हमारा आंसर होगा वहां कहीं पर भी एमसीक्यू। When the concentration of NO is double, क्या कहा आप लोगों ने? आप लोगों ने कहा कि मिस ये रेट को अब हम किससे रिलेट कर रहे हैं? NO से। लेकिन NO के ऊपर पावर क्या है? 2। और अगर 2 है तो इसका मतलब डबल करने का मतलब 2 का स्क्वायर 2 ले लें। तो इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 स्क्वायर क्या होगा तो आप क्या कहेंगे? 4। इसका मतलब आप कहेंगे रेट बिकम 4 टाइम्स। मेरी बात का जवाब देते रहिएगा और आवाज जरा लाउडली आनी चाहिए, मुझे पता चले कि आप सब इन्वॉल्व हैं। मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हाफ कर दूं तो क्या होगा? रेट क्या हो जाएगा? मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO हाफ कर दूं तो रेट क्या होगा? 1/4। मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO 1/3 कर दूं तो क्या होगा रेट? 1/। अब मेरी बात को और सुनिएगा और समझ के जवाब दीजिए। मैं आपसे कहती हूँ मेरे पास NO के लिए रेट 9 टाइम्स है।
क्या है रेट? 9 टाइम्स। तो बताओ NO की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? 3। वेरी गुड, क्योंकि 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा? 9 टाइम्स। मैं आपसे कहूं मेरे पास यहाँ रेट 1/16 टाइम्स है। क्या कहा मैंने? रेट क्या है? 1/16 टाइम्स। तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1/4 टाइम्स। इसका मतलब है वेल डन। आप लोग दोनों तरह से जवाब दे रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन से भी और रेट से, और यही सवाल है। और आप लोगों ने से एक बार में प्रेडिक्ट किया, इसका मतलब है कि यस, आपको ये बात क्लियर है कि कहां पर स्क्वायर होना चाहिए और कहां पर क्या होगा, क्यों। एक बार एक क्वेश्चन इस तरह से बना कि ए है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2 है, और ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहा मैंने? थर्ड ऑर्डर। अच्छा, थर्ड ऑर्डर कह दिया लेकिन 3 नहीं रखा। सवाल की नेचर समझ रहे हैं आप? क्या कहा मैंने? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है? 2 मोलर, और रिएक्शन कैसा है? थर्ड ऑर्डर। और थर्ड ऑर्डर का मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए? 3। और जब आप इसका रेट के साथ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ए की पावर क्या आएगी? 3। बात समझ में आ रही? आपसे पूछा गया बताइए व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 2 मोलर एंड द रिएक्शन इज इन थर्ड ऑर्डर, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बताइए उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे 2 है, और इसका क्या लेंगे? क्यूब। और 2 के लिए क्यूब का मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं है, क्या आता है? 6 टाइम्स। वहां पे बच्चे 6 टाइम्स भी मार्क करते हैं, लेकिन क्यूब का मतलब आप सब जानते हैं, और वो क्या निकलेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और आपके पास आंसर क्या बनेगा? 8 टाइम्स। इज इट क्लियर? यानी कभी कभार हम सारी बात वर्डिंग में भी करते हैं। यही काम मैं आपसे ऐसे कहूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 3 मोलर है और रिएक्शन आपके पास सेकेंड ऑर्डर है। क्या कहा? रिवाइज कर सकते हैं मेरी बात को। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 3 मोलर, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? सेकेंड। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे यहाँ 3 से रिलेटेड क्या लेंगे? स्क्वायर, और आंसर क्या बनेगा? 9। क्या ये सारे ट्रिक आप लोगों को समझ आती है? मैं 2 मिनट दे रही हूँ आपको, जो भी नोट डाउन करना है अपनी ओन वर्डिंग्स में वो नोट डाउन करें, वरना आप ये भूल सकते हैं। सही है? सिर्फ पिक्चर से काम नहीं चलेगा, इसके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट जरूरी है। इसको आप उर्दू में लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं, जैसे भी लिखना चाहें, लेकिन इसे ओन वर्डिंग्स में नोट डाउन जरूर करें। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पर जाने से पहले हमने अपना की पॉइंट रिवाइज किया। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन हमें ये देखना होगा क्या रिएक्टेंट पर कोई पावर या कोएफिशिएंट मौजूद है इन इक्वेशन, तो आप उसी हिसाब से जो है उसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड वन फैक्टर का नाम क्या है? टेम्परेचर। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का।
आपसे पूछा जाए टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है तो आप क्या कहेंगे? डायरेक्ट। और इसका रीजन पूछा जाए तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। और नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है? बढ़ जाता। और नंबर ऑफ कोलिजन की वजह से मोर प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। ये है इसका की पॉइंट, चाहे कितने ही अल्फाजों में घुमा फिरा के पूछा जाए, यही इसका की पॉइंट कह रहा हूं। कोलिजन को जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कह दिया जाए, वेलोसिटी को आप स्पीड ऑफ जो है वो रिएक्शन के नाम से कहना शुरू कर दें। मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ नाम है, लेकिन हमें ये पता है टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बढ़ जाता। सही है। आते हैं रूटीन एग्जाम्पल। बताओ कोई रूटीन एग्जाम्पल जो आजकल हम देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाओ। तो वेपर प्रेशर की बात है। हाँ जी बोलिए। कोई रूटीन लाइफ की एग्जाम्पल निकाल के लाओ, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाओ। इन समर सीजन हम कहते हैं फूड आइटम्स बड़ी तेजी से खराब हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। इन समर सीजन हम कहते हैं कि गैस सिलेंडर्स बर्स्ट हो जाते हैं। सही है। वहां पे भी क्या हो रहा है आपके पास, अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस को मिक्स करके हमने रखा हुआ है तो हो सकता है दीज गैसेस में भी रिएक्ट विद ईच अदर। टेम्परेचर बढ़ने से उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाए। नंबर 3, कोई अब कोई और एग्जाम्पल निकाल के लाओ बायोकेमिकल प्रोसेस से। चलो रिवर्स में बता दो। ये बात, ये फैक्टर हमारे लिए रिवर्स में कितना आसान है और हमारी लाइफ में कहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? टेम्परेचर कम तो रेट ऑफ रिएक्शन कम। कहाँ है ये हमारे रूटीन लाइफ? रेफ्रिजरेटर। टेम्परेचर कम, आप फूड आइटम्स को वहां पे स्टोर करते हैं ना, तो क्या कर रहे होते हैं आप? उनका रेट ऑफ रिएक्शन स्टॉप करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया? टेम्परेचर कम से कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? कम से कम। ये बात इसलिए पूछिए कि ये पढ़ के तो हम चले जाते हैं, लेकिन इसका रूटीन लाइफ में कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल है हम भूले हुए होते हैं, और है बहुत आसान बात। सही है। क्या हमारी जो है वो ह्यूमन बीइंग की इंटरनल बॉडी से भी ये रिलेटेड है या नहीं है? कोई बता सकता है? कहाँ पर, कब, कौन सी सिचुएशन है? whenever, yes, whenever we are in the fever state, यानी जब हमारा बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर क्या करता है? एक्सीड कर जाए, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन इंटरनली क्या होता है? इंक्रीज। इतना इंक्रीज का हमें पता ही नहीं होता है कि हम जो खा रहे हैं या फिर हम जो ले रहे हैं, ना तो उससे रिलेटेड कोई टेस्ट आता है, ना ही उससे रिलेटेड हमें कोई फायदा हो रहा होता है। नंबर 2, आप ऐसे हिली एरियाज में चले जाएं जहां का टेम्परेचर बहुत कम है, आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। बंद करने का मतलब क्या है? बहुत स्लो रिएक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर कम होने से बायोकेमिकल रिएक्शंस की तमाम तर एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप लोगों को तो ये जवाब फौरन देना चाहिए था बार बार। नेक्स्ट वन फैक्टर की बात करते हैं, और नेक्स्ट वन फैक्टर है आपके पास, जरा जवाब देख कर दीजिएगा। मैंने लिखा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जितनी देर में मैंने ये पॉइंट लिखा, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके जहन में जवाब आ गया हो? कौन से रिएक्टेंट? इन विच स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर दिस फैक्टर? सॉलिड। सॉलिड होगा तो आप उसे क्या करेंगे? कोई सॉलिड रिएक्टेंट है तो आप उसका सरफेस एरिया क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। लेकिन सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? लिक्विड। और किसके लिए नहीं है? गैस।
लिक्विड एवोपरेट हो सकता है या बॉयल हो सकता है, और आपके पास गैस क्या हो सकती है, एक्सपेंड हो सकता है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉलिड रिएक्टेंट। कोई इक्वेशन बता दें जो आप लोगों ने अभी तक कहीं पर पढ़ी हो, कोई सॉलिड रिएक्टेंट और आप उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पाउडर कंडीशन, आप उसे जो है वो ग्राइंड करते हैं या उसका पार्टिकल्स बना रहे हैं, तब कहीं जाकर वो रिएक्ट करेगा। बहुत कॉमन रिएक्शन, बहुत ज्यादा। कैल्शियम कार्बोनेट और इसके ऊपर एसिड क्या हो, गिर जाए, लाइम स्टोन, ये टाइल्स वगैरह जो भी हैं, इस पर एसिड गिर जाए, तो अगर ये स्टोन फॉर्म में है तो इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर ये पाउडर फॉर्म में है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाए। एक और रिएक्शन आपको बताना चाहूंगी, मुझे नहीं पता आप लोगों को रिएक्शन जहन में है या नहीं है, लेकिन शायद लिखने के बाद आपके जहन में आ जाए। ये रिएक्शन कहलाता है एक ऐसा रिएक्शन जिसको आप कहते हैं दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द नेसेंट हाइड्रोजन, और ये नेसेंट हाइड्रोजन कहलाती है एटॉमिक हाइड्रोजन, रिएक्टिव हाइड्रोजन। कहीं पर अगर मुझे हाइड्रोजनेशन करवानी हो ना तो हम अवॉइड करते हैं कि H2 ना लें, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, जिंक के चंक्स होते हैं उसे ग्राइंड करते हैं, उसके ऊपर ऐड करते हैं क्या, HCl ऐड करते हैं। ये वो रिएक्शन है जो आप लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं, किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस तो लैब में परफॉर्म कर लें, से ये लैब ही बैन हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को आप किसी नॉर्मल लेबोरेटरी के अंदर बना नहीं सकते हैं। और ये क्या है, ये एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है, जहां पर भी हाइड्रोजन को ऐड करवाना होगा आप क्या करते हैं, जिंक मेटल लिया टेस्ट ट्यूब में, उसके ऊपर HCl डाइल्यूटेड ऐड किया, क्या बनना शुरू हो जाएगा, एफिवेसेंस, एफिवेसेंस यानी बबल्स। हाँ, हमें पता लगता है वहां पे क्या बनना शुरू हो गई है, एटॉमिक हाइड्रोजन, और उसको आपको जिसके साथ भी रिएक्ट करवाना है ये वहां पे रिएक्ट करता है और हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पर भी क्या है, जरा गौर से देखो, जिंक किस फॉर्म में मौजूद है, सॉलिड, और HCl किस फॉर्म में होगा, एक्वस। जिंक क्लोराइड भी सॉल्ट है, एक्वस, लेकिन अगर आपने इस 2H या एटॉमिक हाइड्रोजन को फॉरन यूटिलाइज नहीं किया तो ये क्या बन जाएगी, इस 2H को आपने यूटिलाइज नहीं किया तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर क्या बना देंगे, H2। सही है, वाटर हर जगह नहीं बनता, ऑक्सीजन है ही ना बेचारा कहीं पर, सही है, तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर दोबारा से क्या बना देंगे, H, एंड विच विल बी द फ्लेमेबल। तो जैसे ही बनी वैसे ही आप क्या करते हैं, उसे वहां पे यूटिलाइज करते हैं या किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व करवा देते हैं, दैट इज नोन एज द एटॉमिक हाइड्रोजन और द रिएक्टिव हाइड्रोजन। और इस रिएक्टिव हाइड्रोजन में आपके पास सॉलिड फॉर्म मौजूद था से, यानी सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि एक रिएक्टेंट कम से कम किस स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट। कितने फैक्टर्स पढ़े हमने अभी तक, कौन कौन से, concentration of reactant, number 2 और number 3 separation। इन तीनों फैक्टर में से रिस्ट्रिक्शन किस पर थी, सरफेस एरिया, सारे रिएक्टेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। सही है, टेम्परेचर सबके लिए है, टेम्परेचर ज्यादा करें या कम करें रेट पर फर्क पड़ता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को भी आप डायरेक्टली जवाब नहीं दे सकते जब तक कि आप किसकी सिचुएशन को ना देख लें, रिएक्टेंट कि पावर 1 है, पावर 2 है, 2 रिएक्टेंट है, 3 रिएक्टेंट है, और फिर उसी हिसाब से आप उसका जवाब देते हैं। तो हमने 3 फैक्टर्स को यहाँ डिस्कस किया है, यानी इन तीनों फैक्टर्स की रीडिंग अब आप लोगों के पास बनती है, आप बुक में से चाहें तो उसे रीड कीजिएगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट लेक्चर इससे ज्यादा ट्रिकी है और हमें वहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और सारी एक्टिवेशन और सारी एनर्जीज को डिस्कस करना है। सही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे पढ़ के बैठें, और पढ़ने में ज्यादा फायदा, यानी और कुछ नहीं तो बुक के अंदर एक पेज लिखा हुआ है कोलिजन थ्योरी के नाम से, उसे जरूर पढ़ के बैठिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आसान हो। क्लियर, यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास, थैंक यू।